हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रतिग्रहण या किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफ़र दिया जाता है, प्रपोज़ल दिया जाता है और जिस व्यक्ति को ऐसा ऑफ़र दिया जाता है उसके द्वारा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना, स्वीकृति देना ही एक्सेप्टेंस कहा जाता है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में दी गई है। ठीक है। प्रतिग्रहण का अर्थ होता है कि जनरली किसी ऑफ़र में हामी भरना। क्या करना? अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफ़र दिया है तो उस ऑफ़र के प्रति अपनी रजामंदी प्रकट करना ही प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहती हैं कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोज़ल इज़ मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जिस व्यक्ति को प्रपोज़ल किया गया है उस व्यक्ति द्वारा उसकी क्या करना? रजामंदी करना, उस पर हामी भरना, उसको स्वीकृत करना ही प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी को कोई ऑफ़र दिया है और उस ऑफ़र को बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यही एक्सेप्टेंस कहा जाता है, प्रतिग्रहण कहा जाता है। ठीक है। ए प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिस। और जब ऐसा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसने क्या किया है? प्रस्तावना दी है, प्रस्तावना की है, ऑफ़र किया है बी से, और बी ने उस ऑफ़र को क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो बन गया है प्रतिग्रहण। और जैसे ही कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाता है, प्रतिग्रहण किया जाता है, वचन बन जाता है ना। अब एक दूसरे के लिए वचन बन गए हैं। ए ने प्रपोज़ल दिया है बाइक बेचने का 50,000 रुपये में। ठीक है, ये प्रपोज़ल है, और बी ने इस पर एक्सेप्टेंस किया है कि मैं आपको 50,000 रुपये में ये बाइक खरीदने का एक्सेप्टेंस करता हूँ। ठीक है, तो बी के लिए बाइक खरीदना प्रोमिस है और ए के लिए जो है 50,000 रुपये देना एक्सेप्टेंस है। इसने प्रोमिस किया है कि मैं आपको बाइक बेचूंगा और इसने प्रोमिस दिया है कि मैं आपको उसके बदले में 50,000 रुपये दूंगा। तो ये दोनों प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस से मिलकर अब वचन बन गए हैं। ठीक है, तो ये प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, है ना। स्वीकृति या प्रतिग्रहण अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। ये अभिव्यक्त एक्सप्रेस जैसे कि या तो लिखित रूप में या रिटर्न रूप, या तो रिटर्न या ओरल में, लिखित या मौखिक रूप से, और इम्प्लाइड अदर देन राइटिंग और ओरल, जहाँ पर आपने या तो इस बी से बाइक सेल करने का जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस किया है वो या तो आपने किसी कागज़ पर लिख कर किया है, तो ये ओरल एक्सेप्टेंस और प्रपोज़ल माना जाएगा, या आपने बोलकर किया है तब भी ये ओरल प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन आपने ना तो ओरल प्रपोज़ल, ना तो रिटर्न में, या ना ही लिखित रिटर्न में और ओरल में किया है, अदर देन रिटर्न और ओरल किया है, तो ऐसे एक्सेप्टेंस को इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहा जाता है। जैसे आप पानीपता से या पानीपुरी वाले की शॉप पर जाते हो और जाकर खड़े रह जाते हो, वो आपके हाथ में थमा देते हैं एक दोना, ठीक है, और वो आपके दोने में पानीपुरी डालना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और जब 10 रुपये के पानीपता से कंप्लीट हो जाते हैं तब वो बोलता है कि और आगे करना है क्या। तो यहाँ ना आपने कुछ ऑफ़र दिया, ना उसने एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन किया है, फिर भी यहाँ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो गया है। ऐसे ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को इम्प्लाइड ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कहा जाता है, विवक्षित स्वीकृति कहा जाता है। आप एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीन में एटीएम लगाते हो और बिना बोले या और उसके साथ बिना कोई लिखित एग्रीमेंट किए ही आपके एटीएम कार्ड से पैसे निकलकर बाहर आ जाते हैं जब आप पिन लगाते हो तो ये भी आपका बैंक के साथ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, या तो लिखित या मौखिक द्वारा, या इम्प्लाइड बिना लिखे या बिना बोले भी, ऐसा इशारों में जहाँ पर प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस हो जाता है उसे इम्प्लाइड या विवक्षित स्वीकृति कहा जाता है। एक्सेप्टेंस बाय एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन और ओवर एक्ट, खुले कार्य द्वारा, प्रकटीकरण द्वारा ऐसा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 4-5 लोग जो हैं वो नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं, किसी बाइक की नीलामी में। ठीक है, ए ने 10,000 रुपये बोली लगाई, बी ने 12,000, सी ने 13,000, डी ने
14,000 बोली लगाई, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन में बोली लगाई है डी द्वारा, इस कारण ऑफ़र जो है एक्सेप्टेंस माना जाएगा डी का। लेकिन ई भी था, वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं इस बाइक का 20,000 देने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर उसने ऐसे एक्सेप्टेंस को कोई कम्युनिकेशन ही नहीं किया है, और जब तक एक्सेप्टेंस को संसूचित नहीं किया है, भले ही आपके मन में कोई आचरण में उसे स्वीकार करने की स्थिति थी, लेकिन आपने उसे संसूचित नहीं किया है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्टेंस, जैसे एक्सेप्टेंस कहीं भी जैसे ऑक्शन लग रहा है तो वहाँ 1 2 3 बोलकर, या जैसे कि 14,001, 14,002, 14,003 और ऐसे करके स्वीकृति मान ली जाती है। ऑक्शन में कभी कभी हैमर के द्वारा हथौड़ा टेबल पर लगाकर भी ऑक्शन को फाइनल कर दिया जाता है। तो अलग अलग जगह पर खुले कार्य द्वारा एक्सेप्टेंस के अलग अलग तरीके हैं, उन तरीक़ों से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या आचरण द्वारा प्रतिग्रहण, है ना। तो सेक्शन जो 8 हैं वो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट आचरण द्वारा प्रतिग्रहण के बारे में बात करता है कि किसी प्रपोजल के साथ कोई कंडीशन लगाई गई है ना, उन कंडीशन को आपने फुलफ़िल कर दिया है, तब माना जाता है कि आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे इस एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट के बारे में आपका एक केस है बहुत ही शानदार, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, यहाँ पर इस कंपनी ने दावा किया था कि जो कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन को रेगुलर 15 दिन तक इस्तेमाल करता है ना, और उसके बाद भी अगर उसका इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक नहीं होता है, तो हमारी कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी, है ना। और इस बात की संतुष्टि करने के लिए कि हमने 1,000 पाउंड जो है रिलायंस बैंक में डिपॉजिट भी करवा रखे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारी कंपनी की मेडिसिन को यूज़ किया और उसका इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक नहीं होता है, तो हम उसे 100 पाउंड का इनाम देंगे। कार्लिल ने उसकी शर्तों का पालन कर दिया, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, उस प्रपोजल की शर्तों का पालन किया है, और शर्तों के पालन के द्वारा जो धारा 8 में बताया गया है, शर्तों के पालन द्वारा प्रतिग्रहण संभव हो सकता है। कम्युनिकेशन मस्ट, संसूचना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है तो आपवादिक दशाओं के सिवाय इस पर इसकी कम्युनिकेशन होना आवश्यक है, ठीक है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होती है तब तक दो व्यक्ति एक ही बात पर मतैक्य हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन टू ऑफरर और हिज एजेंट, संसूचना या तो प्रस्तावक के द्वारा या उसके अभिकर्ता को दी जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन या तो प्रपोजल करने वाले को या उसके एजेंट को दी जानी चाहिए, है ना। जैसे फेल्टहाउट वर्सेस बिंडले 1863 का एक केस है। यहाँ पर वादी जो था वो प्रतिवादी का चाचा था। वादी क्या था? ये वादी है, ये क्या है? चाचा है। किसका? प्रतिवादी का। प्रतिवादी इसका क्या है? भतीजा है, ठीक है। तो वादी ने प्रतिवादी को एक लेटर लिखा कि मैं जो है आपका एक घोड़ा जो है 33 पाउंड 15 शिलोंग में ख़रीदना चाहता हूँ, और अगर आपने इस लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया? चाचा ने भतीजा को एक प्रपोज़ल भेजा कि मैं आपका घोड़ा 33 पाउंड 15 शिलोंग में ख़रीदना चाहता हूं, और अगर आपने इस प्रपोज़ल का कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। भतीजा ने यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन इस भतीजा ने अपने एजेंट को क्या कर दिया? उस घोड़े को बेचने से मना कर दिया था। उसके बाद भी एजेंट ने उस घोड़े को बेच दिया था, है ना। तो इस बेचने पर चाचा ने भतीजे के ऊपर वाद फाइल किया कि आपने हमारी प्रॉपर्टी को हमारी कंसेंट के बिना कैसे बेच दी। तो इस केस में यही सवाल था कि क्या ऐसा प्रपोज़ल भेज देने मात्र से क्या कोई एक्सेप्टेंस हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर वादी या चाचा वाद लाया कि उसकी संपत्ति उसकी सहमति के बिना कैसे बेच दी गई। तो सवाल ये था कि क्या यहाँ पर विक्रय या सेल हुआ या नहीं था। तो कोर्ट ने यहाँ पर माना फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले में कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन नहीं हुआ है, ये माना गया इस केस में।
अब जो भी प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है वो एक्सेप्टेंस की संसूचना या तो जिस व्यक्ति ने प्रपोजल दिया था उसके द्वारा या उसके द्वारा ऑथोराइज एजेंट द्वारा की जा सकती है। अनऑथोराइज एजेंट द्वारा या अनऑथोराइज पर्सन द्वारा की गई एक्सेप्टेंस से प्रपोजल करने वाला व्यक्ति बाउंड नहीं होता है। तो इसके बारे में संसूचना प्रतिग्रहीता या उसके अभिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए। कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर और हिस एजेंट, इसके बारे में अच्छा सा केस है आपका पावेल वर्सेस ली 1908 का। इसमें एक स्कूल में हेडमास्टर की वैकेंसी के लिए वैकेंसी निकली थी जिसमें वादी एक एस्पिरेंट था, कैंडिडेट था, ठीक है। तो जो उस स्कूल का चयन बोर्ड था, है ना, चुनाव समिति थी, उसने वादी को नियुक्त करने की जो है अनुशंसा जाहिर की और इसी अनुशंसा को उस समिति के एक सदस्य ने अनऑथोराइजली उस वादी को संसूचित कर दिया कि इस मीटिंग में आपके नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन अगली ही मीटिंग ने उस वादी के नाम को उस चयन बोर्ड या चुनाव बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया, ठीक है। तो इस वादी ने उस चयन बोर्ड के ऊपर सूट फाइल किया कि आपने हमारी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने के बाद डिनाई कर दिया है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इस एक्सेप्टेंस की संसूचना दी थी वो ऑथोराइज पर्सन नहीं था। चुनाव बोर्ड की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, सारे व्यक्ति बहुमत से अगर उस पर मोहर लगा देते तब वो प्रपोजल एक्सेप्ट माना जाता था, लेकिन उसके एक सदस्य ने अनऑथोराइजली उसको संसूचित किया है। तो ये एक प्रकार से एक्सेप्टेंस करने के लिए ऑथोराइज पर्सन द्वारा एक्सेप्टेंस नहीं की गई है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना उतनी ही व्यर्थ होती है जितना कि कोई व्यक्ति किसी बात को किसी आड़ में सुन लेता है, ठीक है। अब संसूचना का ढंग क्या है, कम्युनिकेशन करने का ढंग क्या है, तो इंग्लिश तथा अमेरिकी विधि में जहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफर करने वाले प्रपोजल ने कम्युनिकेशन का कोई स्पेसिफिक ढंग निश्चित कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति ए जो है वो इंदौर में है और बी जो है भोपाल में है, ठीक है। ए ने इंदौर से अपनी बाइक बेचने के लिए बी को भोपाल में एक ऑफ़र भेजा, है ना, और ऑफ़र उसने एक लॉरी के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक ट्रक लॉरी ड्राइवर के माध्यम से वो ऑफ़र भेजा, ऑफ़र लेटर भेजा। और इसी ऑफ़र लेटर में उसने कहा था कि अगर बी को ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस भी लॉरी के द्वारा ही भेजनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस से बी तभी बाउंड होता है जब जो तरीका एक्सेप्टेंस का बताया गया है उस तरीके से कम्युनिकेशन किया गया हो। इंग्लिश विधि में ये व्यवस्था है, इंग्लिश या अमेरिकन विधि में, है ना। एलियसन वर्सेस हेंशो 17 यूएस का केस है। ए ने बी को आटा खरीदने के लिए एक लॉरी ड्राइवर के माध्यम से प्रस्तावना और स्वीकृति भी उसी से चाहिए थी, लेकिन स्वीकृति डाक द्वारा भेज दी गई थी। तो यहाँ पर लॉरी डाक से पहले वापस आ गई, स्वीकृति मान्य नहीं, डाक लॉरी से पहले पहुंचने पर मान्य होती है ना। तो यहाँ पर इसने प्रपोजल भेजा और एक्सेप्टेंस भी लॉरी के माध्यम से मांगा था, लेकिन इसने क्या किया, लॉरी से ना भेजकर एक डाक के द्वारा अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी हैं और जो डाक बाद में पहुँचती हैं और लॉरी पहले आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में इंग्लिश और अमेरिकन विधि में एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं है वो व्यक्ति। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 7 है वहाँ पर चाहे एक्सेप्टेंस किसी भी तरीके से मांगा गया हो और किसी अन्य तरीके से भी एक्सेप्टेंस किया गया हो, लेकिन वो प्रपोजल करने वाला उस एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं होना चाहता है तो उसे एक्सेप्टेंस का कोई अदर तरीका संसूचित करना होगा। यही सेक्शन 7 कहता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रोमिस। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, आत्यांतिक होना चाहिए और बिना किसी शर्त के होना चाहिए, और बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। किसी ना किसी विशेष तरीके से होना चाहिए जब तक कि कोई विशेष तरीका ना बताया गया हो। इफ़ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड ए मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट मेड इन सच मैनर, कोई विशेष तरीका अगर प्रपोजल में बताया गया है और उस तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं की जाने पर भी एक्सेप्ट प्रपोजल करने वाला उससे बाउंड होगा। यही सेक्शन 4 में कहा गया है। फिर प्रतिग्रहण की संसूचना कम्युनिकेशन के बारे में, द कम्युनिकेशन ऑफ
अन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, प्रस्तावना की संसूचना कब कंप्लीट हो जाती हैं? तो प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती हैं जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती हैं कि वह प्रतिग्रहता की शक्ति के बाहर हो जाता है। कोई व्यक्ति जो है एक्सेप्टेंस करना चाह रहा है तो ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजल करने वाले के अगेंस्ट उसी समय कंप्लीट हो जाती हैं जब एक्सेप्टेंस करने वाला एक्सेप्टेंस का लेटर जो है पोस्ट ऑफिस में डालता है। लेकिन यही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस करने वाले के अगेंस्ट तब कंप्लीट होती हैं जब ये एक्सेप्टेंस का लेटर प्रपोजल करने वाले के ज्ञान में या नॉलेज में आ जाता है, तब एक्सेप्टेंस की संसूचना एक्सेप्ट करने वाले के अगेंस्ट कंप्लीट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीधी संसूचना होती हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सीधे आई टू आई कॉन्टैक्ट करता है तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन का सवाल ही नहीं उठता है, सीधे वार्तालाप होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल फ़ोन से भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस करता है तो ये भी सीधी संसूचना के समान ही होते हैं। एंटोन्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन 1955 का जो केस है, ये फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से संसूचना के बारे में है, प्रतिग्रहण के बारे में। तो जहाँ पर कोई व्यक्ति सीधी संसूचना करता है, एक व्यक्ति नदी के इस ओर हैं और एक व्यक्ति नदी के उस ओर हैं, कोई व्यक्ति नदी के इस ओर से नदी के उस ओर खड़े किसी व्यक्ति को प्रपोजल देता है और उस ओर खड़ा व्यक्ति जब एक्सेप्टेंस दे रहा है तब अगर किसी एरोप्लेन के माध्यम से उनकी आवाज़ कट गई है तो उस एक्सेप्टेंस से वो बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन सामने वाले के नॉलेज में, कॉग्निजेंस में आया ही नहीं है। जब प्रतिग्रहण की संसूचना दी, प्लेन की आवाज़ से सुनाई नहीं दी, प्रतिग्रहण तब तक नहीं होगा जब तक कि सुनाई ना दे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण के मामले में भी होता है कि जब तक टेलीफोन द्वारा दी गई संसूचना से सामने वाले के कॉग्निजेंस में नहीं आती हैं तब तक उससे बाउंड नहीं माना जाता है। हारून बीबी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी AIR 1947 जीवन बीमा की किस्त चेक द्वारा भेजी गई, निर्णित हुआ कि धनादेश की तिथि से भुगतान लागू हो गया था, कंपनी द्वारा रुपया प्राप्त करने की तिथि से नहीं। बीमा युक्त व्यक्ति की उसी बीच मृत्यु हो गई, उसकी विधवा ने धन प्राप्त कर लिया। अब ये कम्युनिकेशन क्यों आवश्यक है? हरिओन बीबी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का केस आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने LIC लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, और उसकी एक किस्त डाक में डाली और डालने के 2 दिन बाद ही उस बीमा धारक की इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का अमाउंट है अभी LIC तक नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो क्या ये LIC की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई मानी जाएगी क्या? तो आपका सेक्शन 4 यही कहता है और इसी 4 का लाभ देते हुए जीवन बीमा की किस्त चेक द्वारा भेजी गई और निर्णित हुआ कि धनादेश की तिथि से भुगतान लागू हो गया था, कंपनी द्वारा रुपया प्राप्त करने की तिथि से नहीं। बीमायुक्त व्यक्ति इसी बीच मृत्यु हो गई, उसकी विधवा ने धन प्राप्त कर लिया था। इसी का जो आपका टेलीफोन द्वारा संसूचना का जो केस था उसी में गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी 1966 टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण उस स्थान और समय पर होता है जब और जहां प्रतिग्रहण सुना जाता है, ठीक है। टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण तब होता है जिस स्थान पर प्रतिग्रहण को सुना जाता है। अब जहाँ पर किसी व्यक्ति को ऑफ़र दिया गया है, जैसे A ने B को ऑफ़र दिया है कि मैं अपना मोबाइल 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, B एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं 4,500 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, तो क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? तो दोस्तों ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्रॉस प्रपोजल है। मूल प्रस्ताव में शर्तों के साथ स्वीकार करना स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि प्रति प्रस्तावना या काउंटर प्रपोजल है। प्रस्तावना का प्रतिसंहरण रिवोकेशन कब किया जाता है? तो इंग्लिश लॉ में जस्टिस एनसन का कहना है कि प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस का वही प्रभाव है जो जलती हुई दिया सलाई का किसी आपके बारूद के ढेर पर होता है ना। मतलब एक बार अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो फिर उसका रिवोकेशन उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इससे स्थिति भिन्न है। कोई भी व्यक्ति प्रपोजल को रिवोक कर सकता है या प्रस्तावना को रिवोक कर सकता है, जो शर्तें आपके सेक्शन 6 में बताई गई हैं उन तरीक़ों से। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन
तब तक किया जा सकता है जब तक कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस करने वाले के अगेंस्ट कंप्लीट हो, उससे पहले पहले, है ना। ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहण करने वाले के विरुद्ध कंप्लीट होने से पूर्व या होने के क्षण तक पूरी की जा सकती हैं, रिवोकेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो ये प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता करने वाले के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती हैं? जब ये संसूचना इस प्रपोजल करने वाले के पास पहुंचती हैं या पहुंचने के क्षण तक आप प्रपोजल को रिवोक कर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो ये प्रपोजल को एक्सेप्टेंस करने का तरीका बताया गया है इसमें सेक्शन 4 और 5 में मिलाकर। तो इस वीडियो में यहीं तक अपना सफ़र है दोस्तों। अगले वीडियो में अपन कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और सहयोग करते रहें आप। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।